Hello everyone. Namaskar. Welcome to Supergrad Scat by Top Rankers. And today we will be discussing or continuing the discussion of logical reasoning part 3. हमने सीरीज के क्वेश्चन कुछ किए थे, कुछ सीरीज के किए थे, कोडिंग डिकोडिंग के किए थे, असर्शन रीजनिंग के किए थे। तो उन उस कॉन्सेप्ट्स के अलावा और भी कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन्हीं को हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। सो दिस इज session 3 for logical reasoning. Those who have not watched the prior two sessions, please go and watch them and then come to this session जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज ब्लड रिलेशंस एंड डायरेक्शन सेंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस विथ ब्लड रिलेशंस. व्हेन इट कम्स टू ब्लड रिलेशन, कोई भी हमें जनरल सेंस अप्लाई नहीं करना होता है कि हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है तो यही होगा. पहली चीज. दूसरी चीज, यू हैव टू ड्रॉ दी फैमिली ट्री एंड देन ओनली आइडेंटिफाई द रिलेशंस. थोड़ी इसकी हैबिट नहीं होगी, शुरू शुरू में ऐसा लगता है कि मैं इमेजिन करके सॉल्व कर लूं, वो नहीं करना है. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, कोई भी जेंडर मार्क अपने मन से नहीं देना है. सपोज समवन इज नेम्ड अमन, तो इट डजंट इम्प्लाई कि ही विल बी अ मेल और इट डजंट इम्प्लाई ही विल शी विल बी अ फीमेल. जब तक जेंडर स्पेसिफिकेशन ना दी हो, अपने मन से जेंडर आइडेंटिफाई नहीं करने, अपने मन से कोई भी जेंडर आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं देना है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि व्हेन इट कम्स टू ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, सो इट इज नॉट लाइक डेली सोप्स कि 5 6 7 जनरेशन की चीजें एक साथ पूछी गई हो. यहाँ पे सीधा सीधा फंडा होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा 3 जो जनरेशन होती हैं उन्हीं को रिलेट करना होता है जनरली. और हम उसको कैसे डील करते हैं? ब्रेक इट इन लेवल्स, ड्रॉ दी फैमिली ट्री, मार्क दी जेंडर्स, क्योंकि हमें बहुत ही क्लियरली पता होना चाहिए कौन फीमेल है और कौन मेल है किसी भी फैमिली ट्री में, सो दैट वी आर एबल टू डिड्यूस दी रिलेशनशिप. सो व्हेन इट कम्स टू जेंडर आइडेंटिफिकेशन, आई जनरली प्रेफर using triangle for males and circle for females. So I do prefer such things. Some people use plus for males, minus for females. Some use star, double star for males and star for females. Some use squares and circles. So it's up to you. Whatever gender identification you wish to use, you can use. इट इज नॉट लाइक कि भाई ऐसे ही यूज करना है. सर ट्रायंगल यूज कर रहे हैं तो मैं भी ट्रायंगल यूज करूंगा, सर सर्कल यूज कर रहे हैं तो मैं भी सर्कल यूज करूंगा. ऐसा नहीं है. हमें सिंपली अपने हिसाब से डिसाइड बस ये करके रखना है. ऐसा नहीं कि आधे क्वेश्चन में ये यूज किया, आधे में ये यूज कर लिया. It should be very clear कि I am going with triangle and circles. I am going with square and circle. I am going with a star strategy. Got it or not? Next, हमें relation, जब सेम जनरेशन में बात करते हैं तो रिलेशन आइडेंटिफिकेशन भी होना चाहिए. सपोज आई एम पुटिंग डबल और इक्वल टू साइन, इट इंप्लाइज दे आर स्पाउस. स्पाउस मतलब हस्बैंड एंड वाइफ है. तो अगर मैं इक्वल साइन यूज कर रहा हूं उनके बीच में, तो स्पाउस है. जेंडर इक्वालिटी, रिश्ते में बराबरी होनी चाहिए, ऐसे याद रख सकते हो. और अगर मैं ए और सी के बीच में माइनस साइन यूज कर रहा हूं या सिंगल लाइन यूज कर रहा हूं, दैट शोकेस दैट दे आर सिबलिंग्स. सिबलिंग्स मतलब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. इज दैट क्लियर? तो ये भी बहुत क्लियर होना चाहिए कि सेम जनरेशन में तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तो वो सिबलिंग है, ब्रदर सिस्टर है, या फिर वो स्पाउस है, मींस हस्बैंड वाइफ है. ये भी हमें क्लैरिटी बहुत अच्छे से होनी चाहिए. तो इसके लिए मैंने पहले से बना रखा है कि इक्वल टू मतलब हस्बैंड एंड वाइफ एंड माइनस साइन मतलब योर सिबलिंग्स. बाकी रिलेशंस ऑटोमेटिकली डिड्यूस हो जाते हैं. देखते हैं कैसे. तो इफ आई टॉक अबाउट सेम जनरेशन रिलेशन कैसे होते हैं? सपोज ए इज मैरिड टू बी. इज मैरिड टू बी. सो ये क्या हो गए? सेम जनरेशन में क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं? ए एंड बी आर हस्बैंड एंड वाइफ. अब अगर ए की अपनी सिस्टर है सी, तो ये क्या हो गए? ब्रदर एंड सिस्टर. ए की अगर सिस्टर है तो ये क्या हो गया? ब्रदर एंड सिस्टर, क्योंकि हमें पता चल रहा है माइनस साइन इंडिकेट्स सिबलिंग. अब
इनके कजिन्स भी हो सकते हैं। ए और बी का कजिन एग्जिस्ट करता है एफ, तो उसके साथ कोई भी साइन नहीं बना रहा हूं बट सेम लेवल पर है, तो मुझे पता चल रहा है कि यार ये इनका वो कजिन है। क्योंकि सिबलिंग होता तो माइनस साइन लगा होता, स्पाउस होता तो इक्वल टू साइन लगा होता। उसके अलावा क्या रिलेशन है, सी और बी आपस में क्या है, सिस्टर इन लॉज। ये दोनों आपस में क्या है, सिस्टर इन लॉज। तो वो देखो ऑटोमेटिकली एक माइनस और एक इक्वल टू अगर लगा हुआ है तो इन लॉज के साथ भी रिलेशंस हो जाएंगे। तो सेम जनरेशन में क्या क्या रिलेशंस हो सकते हैं वो देख सकते हैं कि सिबलिंग्स हो सकते हैं, then you can have spouses, then you can have cousins, then you can have brother-in-law and sister-in-law। ठीक है, ये आपकी सेम जनरेशन में बस यही रिलेशंस हो सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें, क्वेश्चन वाइज अगर जा रहे हैं तो इसके बियॉन्ड कोई और रिलेशन नहीं होते। प्लीज टेक अ पॉज, note it down in the copy that gender identification is important and relationship identification is also important, and these are the all relations available। ठीक है, now if I talk about previous generation, तो क्या हो सकते हैं प्रीवियस जनरेशन में, ऑब्वियसली पेरेंट्स। पेरेंट्स में क्या होंगे, मदर, फादर। और क्या हो सकते हैं, अंकल, आंट। और क्या हो सकते हैं प्रीवियस जनरेशन में, अंकल आंट हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, और आपके फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ, ये हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये आपके पॉसिबल रिलेशंस हैं इन दी प्रीवियस जनरेशन, जस्ट प्रीवियस जनरेशन, आपसे पहले वाली जनरेशन में यही पॉसिबल आपके रिलेशंस हैं अगर क्वेश्चन के हिसाब से जाए। ठीक है, ऐसे दूर की बुआ, दूर के फूफा जी, ऐसे ये क्वेश्चन में कभी नहीं पूछा जाता या ना होता है। ठीक है, तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ ओनली ब्लड रिलेशंस विच आर इधर रिलेटेड डायरेक्टली विद ब्लड, और मींस द सेकंड रिलेशन, दैट्स इट। दो धागों के बियॉन्ड और कोई रिलेशन कंसीडर यहाँ पे नहीं होता है। और अगर बन भी गया फैमिली ट्री में ऐसा रिलेशन, तो उस पर क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन उसी पे आएगा जिसमें ये टर्म्स यूज हो रहे हैं, बहुत ही क्लियरली हम आइडेंटिफाई कर पाते हो जिन रिलेशंस को। इज दैट क्लियर? क्लियर विद दिस थिंग? नाउ if I talk about, this is about previous generation, if I talk about my two generations before, if I talk about two generations before, then there are only grandparents। ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर। अब ये दो वैरायटी के होते हैं, मेटरनल और पैटर्नल। पैटर्नल मतलब कमिंग फ्रॉम फादर्स फैमिली, मैटरनल मतलब कमिंग फ्रॉम मदर्स फैमिली। बस टू जनरेशन बियॉन्ड अगर हम जाते हैं तो सिर्फ ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड अंकल जैसा कोई कॉन्सेप्ट या कोई भी रिलेशन नहीं आएगा। गॉट इट और नॉट? ग्रे ग्रैंड आंट, ग्रैंड अंकल, तो वो नहीं पूछते। ठीक है, the relations which you can identify very clearly are known as, comes under the topic blood relation। Next, now if I talk about, this is about previous and two generations before, if I talk about my next generation, तो what are the possibilities next generation, तो खुद की next generation में क्या क्या हो सकते हैं, children, है ना, that can be son और daughter, है ना, और ये धागे से बंधे होंगे। और क्या हो सकते हैं, नेफ्यू, नेफ्यू मतलब मेल और
नीसेस, नेफ्यू और नीसेस। और क्या हो सकते हैं? बच्चों ने अगर शादी कर ली तो क्या होगा? डॉटर इन लॉ, और डॉटर की शादी किससे हो जाएगी? सन इन लॉ। ठीक है, तो यहीं पे लिख लेते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में पॉसिबिलिटी किसकी है? सन इन लॉ की है। इज दैट क्लियर? तो नेक्स्ट जनरेशन में अगर मैं बात करूं तो ये चार रिश्तों के अलावा, पांच रिश्तों के अलावा कोई और रिश्ता नहीं होता है। सन, डॉटर, नेफ्यू, नीस, और डॉटर इन लॉ एंड सन इन लॉ, दैट्स इट। और कोई नहीं होता, दूर का कोई कुछ भी नहीं होता। भांजे भतीजे सबको क्या बोलते हैं? नेफ्यू और नीस। इज दैट क्लियर? गॉट इट? So note it down कि only these terms will be used while answering the question or while framing a question. Now, अब अगर दो जनरेशन आफ्टर की बात करूं, टू जनरेशंस आफ्टर, तो देयर विल बी ओनली ग्रैंड चिल्ड्रन। सिर्फ ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं और कोई रिलेशन नहीं होता। मतलब ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर, दैट्स इट। इसके बियॉन्ड कोई भी रिलेशन नहीं होगा। कि नेफ्यू के बच्चे हैं वो भी तो ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं, ऐसा कोई रिलेशन नहीं पूछेंगे वो, तो बहुत दूर हो गया वो रिलेशन, नहीं पूछने वाले। So these are the certain relations. Now we can observe them on one flow कि कैसे देखेंगे। तो सपोज ए ने शादी की बी से, और इनको एक सन मिला, इनका एक सन है और एक डॉटर है। इन दोनों के बीच में धागा अटैच कर दिया, तो दिस शोज कि दे आर सिबलिंग्स। इज दैट क्लियर? दीज आर सी एंड डी। अब सी की शादी हो गई ई से, और डी की शादी हो गई एफ से। सी की शादी हो गई डी से, और ई डी की सी की शादी हो गई ई से, और डी की शादी हो गई एफ से। और अब ई के एक बेटा, एक बेटी हुई जी, एंड डी के एक बेटा हुआ एच। तो इसमें सारे रिलेशंस हैं। ये क्या है? ग्रैंड पेरेंट्स। ये क्या है? ग्रैंड डॉटर। ये क्या है? ग्रैंड सन। ये आपस में क्या है? कजिन्स हैं, क्योंकि इनके बीच में कोई धागा नहीं है। ये आपस में क्या है? सिबलिंग है। ये क्या है? सिस्टर इन लॉ ऑफ डी। ये क्या है? ब्रदर इन लॉ ऑफ सी। गॉट इट और नॉट? तो ये इस तरीके से फैमिली ट्री आपकी दिखती है। तो वेन एवर आई टॉक अबाउट जनरेशन, तो ये देखो सेम जनरेशन के हैं सब। ये उनसे नेक्स्ट जनरेशन है। ये -2 जनरेशन है विथ रेफरेंस टू एच। एच के रेफरेंस में ये -2 है, और बी के रेफरेंस में ये +2 है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन है। तो यही पॉसिबल रिलेशंस हैं। इज दैट क्लियर? डी कौन है? जी की आंट। सी कौन है? एच का अंकल। ठीक है, तो दीज आर दी पॉसिबल रिलेशंस दैट विल बी आस्क्ड। हाँ, फैमिली ट्री में ऐसा हो सकता है कि ए और बी की कोई भाई है और उसकी भी एक फैमिली ट्री पैरेलली चल रही है, पर उसका रिश्ता कभी भी जी और एच के साथ नहीं पूछा जाएगा। उसका रिश्ता या तो ए बी से या सी डी से पूछा जाएगा, क्योंकि वो सी डी के क्या होंगे? अंकल एंड आंट होंगे। तो दे टॉक अबाउट ओनली फर्स्ट रिलेशन। इज दैट क्लियर? So you can keep this in mind while solving the questions. Take the screenshot of this family tree, mark them, है ना? So this is all about blood relations. Now let's move to the question. And while solving the question, we will realize कि किस तरीके से करना है. What they have mentioned, S, R, and M are siblings of each other, and only R among them is a female member. Q's is S son, and W is Q's grandfather. तो अब इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो what we will do? We will start writing down the relations. So what they have said, S, R, and M are siblings. तो S, R, and M, these three are siblings.
तो आई कैन पुट माइनस साइन। बट मुझे जेंडर नहीं पता इनमें से तीनों का, तो मैं पहले से ना सर्कल लगाऊंगा ना ट्रायंगल लगाऊंगा। नेक्स्ट, आर अमंग देम इज अ फीमेल मेंबर। आर ओनली वर्ड लगा दिया, ओनली आर इज अ फीमेल, तो एस क्या होगा, मेल। एम क्या होगा, मेल। क्यू इज एस सन, एस के सन का नाम क्या दिया हुआ है, क्यू, और सन है इसलिए क्या होगा बाय डिफॉल्ट, मेल। और नेक्स्ट जनरेशन में आएगा क्योंकि सन है। डब्ल्यू इज क्यूज ग्रैंडफादर, डब्ल्यू जो है वो क्यू के ग्रैंडफादर है, तो एस क्या हुआ उनका, सन हुआ, क्यूज ग्रैंडफादर। एन इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एस। अब सिस्टर इन लॉ बनना है तो आर ऑब्वियसली फीमेल से शादी नहीं करेगा, तो कौन शादी करेगा फीमेल से, एम। तो हु इज द सिस्टर इन लॉ, एन। सिस्टर इन लॉ मतलब फीमेल, तो वो सेम जनरेशन में आएगी क्योंकि सिस्टर इन लॉ है। अब उसके पास एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, एम से शादी कर ले क्योंकि एस की तो सिस्टर इन लॉ है। एंड हैज नो चिल्ड्रन, ठीक है, तो एम और एन के कोई चिल्ड्रन नहीं है। अब एस की वाइफ का जिक्र नहीं किया हुआ है, तो देयर कैन बी सिंगल पेरेंट ऑल्सो, जबरदस्ती अरेंज और बिना वाइफ के कैसे, तो होगी वो बेचारी, पर उसका नाम नहीं आया फैमिली ट्री में, इट्स ओके। हाउ इज एन रिलेटेड टू डब्ल्यू, तो एन कौन है डब्ल्यू का, तो एन का सन ये, डॉटर ये, सन ये। सन की वाइफ, सन की वाइफ को क्या कहते हैं बेटा, डॉटर इन लॉ, सो द आंसर इज ए, डॉटर इन लॉ। इज दैट क्लियर, क्लियर है, कोई भी दिक्कत, तो वेरी इजीली वी कैन फॉर्म अ फैमिली ट्री एंड आंसर द क्वेश्चन। Let's move, take the screenshot and let's move to the next question. What they have said, pointing to a photograph, Rama says, तो रमा लिखा हुआ है इसका मतलब फीमेल होगी, तो ये गलती नहीं करनी, रमा कैन बी मेल एज वेल। रमा says he is the son of, only son of my grandfather, तो ये रमा है, he is the son, तो जो फोटोग्राफ है, अब मुझे पता नहीं वो मेल है या फीमेल है, तो मैं फोटो ऐसे बना लेता हूँ, ही इज द सन ऑफ, ही इज सन ऑफ समवन, ओनली सन, ही इज सन ऑफ समवन हु इज ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, तो ये रमा के ग्रैंडफादर है। अब रमा के ग्रैंडफादर का ओनली सन ये है, तो रमा ऑब्वियसली इसी की संतान है, ठीक है। एंड ही इज द ओनली सन, मतलब ये जो फोटोग्राफ में बंदा है ही इज ऑल्सो मेल। अब ये जो मेल बंदा है वो कौन हो सकता है, खुद रमा भी हो सकती है, और रमा उसकी सिस्टर भी हो सकती है, ब्रदर भी हो सकती है, तो हाउ इज द मैन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू रमा, तो कैन बी हर ब्रदर और हिज ब्रदर, उसका ब्रदर हो सकता है क्योंकि इन दोनों के ही बच्चे हैं, ये दोनों आपस में धागा बांध देते हैं, या फिर ये भी तो हो सकता है रमा का ही फोटोग्राफ हो, ओनली सन अगर बोलते तो उसी को रमा बना देते। तो अभी मुझे डाउट लग रहा है कि रमा, या तो फिर ये बोलना चाहिए था कि रमा इज अ फीमेल, तो फिर सन बनाने के लिए ऑब्वियसली वो रमा का क्या हो जाता, ब्रदर। तो ये गलती मत करना कि रमा जैसे ही पढ़ो और उसके ऊपर सर्कल लगा लो, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज रमा कैन बी मेल एज वेल एज फीमेल। तो रमा का जेंडर मुझे नहीं पता चल रहा है, इसलिए मैं रमा को यहां भी रख सकता हूं, यहां भी रख सकता हूं, सो द आंसर इज data is inadequate. I cannot answer the question. Do not take gender by the name itself. Is that clear? Let's move to the next question. So, here if we talk about maternal uncle, तो maternal uncle के लिए किस टाइप की रिलेशन होनी चाहिए, M, so M is uncle, मतलब ये होना चाहिए, और इसकी एक सिस्टर होनी चाहिए जिसकी कोई सन या डॉटर हो, then only he will be the maternal uncle of N। एन सेकेंड जनरेशन में आना चाहिए, इसके नेक्स्ट जनरेशन में आना चाहिए, तो इसी में फिट करने की कोशिश करते हैं। एम माइनस ओ मीन्स एम इज द ब्रदर ऑफ ओ, तो एम अपन ने यहां बना लिया, मेल बन रहा है, और इसका ब्रदर कौन है, ओ, ओ फीमेल बनना चाहिए। एंड ओ हैश एन, ओ इज द सन ऑफ एन, ओ जो है वो खुद सन बन रहा है ऑफ एन, तो यहाँ पे तो एन जो है वो फादर बन रहा है, तो फर्स्ट वन इज नॉट पॉसिबल। Second, M% O means M% O means O is the daughter of M. M% O
मींस ओ इज द डॉटर ऑफ एम। ठीक है भाई, ये एम है, इसकी डॉटर कौन है, ओ। नेक्स्ट, ओ हैश एन। ओ हैश एन मींस ओ इज द सन ऑफ एन। अब ओ सन बन रहा है और यहाँ पे क्या बन रहा है, डॉटर, तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। वैसे ही तो ये रिलेशनशिप तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, एक ओ को मेल बना रही है, एक ओ को फीमेल बना रही है। थर्ड, एम माइनस ओ, मतलब एम इज द ब्रदर ऑफ ओ, तो फिर से बना लेते हैं, एम इज द ब्रदर ऑफ ओ। एंड ओ परसेंट एन, ओ परसेंट एन मीन्स एन इज द डॉटर ऑफ ओ। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ओ लिख दूं, यहाँ पे एन लिख दूं, तो यहाँ पे एन लिखना पड़ेगा और यहाँ पे ओ लिखना पड़ेगा, तो एन इज द डॉटर ऑफ ओ। एन की, एन जो है वो ओ की डॉटर है, और एन अगर डॉटर है तो ऑब्वियसली इसमें फिट हो रहा है इस पिक्चर में। तो यहां से अगर रिलेट करूं तो एम इज द मैटरनल अंकल ऑफ एन, तो यहां पे ये सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर यहां पे सेटिस्फाई कर रहा है, so you'll tick this option and move further. Is that clear? If not clear, take a pause, watch the part again, watch the question again, and then try to solve. Clear? So there might be certain situations where specific symbols relating to the relationship is given. Let's move to the next part. Binny is the brother of Mickey. How Mickey is related to Chameli? To answer this question, we have to find the relationship between Mickey and Chameli. Which of these statement is are necessary? So what we can do? What we can do? Binny is the brother of Mickey. तो जितना दिया हुआ उतना तो बना ही लेते हैं. This is Binny is the brother of Mickey. अब अपने को नहीं पता मिकी मेल है या फीमेल है. टू आंसर दिस क्या क्या जरूरी, द सन ऑफ बिनी इज द ग्रैंड सन ऑफ चमेली. द सन ऑफ बिनी इज द ग्रैंड सन ऑफ चमेली, तो चमेली इससे ऊपर होगी या होगा. तो हाउ इज मिकी रिलेटेड टू चमेली, इसमें नहीं डिसाइड हो पा रहा है कि हो रहा है. हम बोल सकते हैं मिकी इज द सन ऑफ चमेली बाय यूजिंग स्टेटमेंट वन, या नहीं बोल सकते. प्लीज टेक अ पॉज एंड चेक. बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते, क्योंकि मिक्की का जेंडर नहीं दिया हुआ, अपने मन से उसको मेल नहीं मानना है. तो अभी तो इंफॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट. अब अपन सिर्फ, डेटा सफिशिएंसी का रूल क्या है, सिर्फ पहली इंफॉर्मेशन यूज करो. पहली अकेली सेटिस्फाई नहीं हो रही तो दूसरी अकेली सेटिस्फाई करो. मिक्की इज द सिस्टर ऑफ बनी. मिक्की इज द सिस्टर ऑफ बिनी. और उन्होंने पूछा हाउ मिक्की इज रिलेटेड, पर इसमें चमेली तो पिक्चर में आ ही नहीं रही है, तो ये इंफॉर्मेशन भी सेकेंड अलोन इज ऑल्सो नॉट सफिशिएंट. जब फर्स्ट सफिशिएंट नहीं है, सेकेंड सफिशिएंट नहीं है, तो हम दोनों को क्या करते हैं, कंबाइन कर देंगे. फर्स्ट इंफॉर्मेशन प्लस सेकेंड, अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं तो मिकी इज दी सिस्टर, और जैसे ही ये सिस्टर बनती है ये क्या बन जाती है, फीमेल. एंड नाउ वी कैन रिलेट कि हाउ मिकी इज रिलेटेड टू चमेली, तो मिकी इज दी डॉटर ऑफ चमेली. बहुत आसानी से हम इसको रिलेट कर पाएंगे. सो द आंसर इज 1 and 2 both are required. दोनों की रिक्वायरमेंट है in order to decide the relationship between Mickey and Chameli. Is that clear? Clear to all? So we can form the relationship. So the blood relation is not like कि भाई LR का क्वेश्चन है तो डेटा सफिशिएंसी के फॉर्म में नहीं पूछा जा सकता. इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है. You need to be aware with the facts of data sufficiency as well. Clear? आगे बढ़े. The next part is direction sense. What is direction sense? कभी कभी गलती से कुछ क्वेश्चंस किए होंगे जिसमें लिखा होगा A is moving to the north, now he takes a right turn, और यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, बहुत प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई राइट टर्न, राइट किधर जाऊं, मेरा राइट तो इधर है, नहीं नहीं बुक का तो इधर है, वो तो इधर आ रहा था, तो ये इधर उधर किधर, creates so much of confusion. Let us freeze this point कि how we will take a right turn and how we will take a left turn whenever we are doing the direction sense का question. So first of all, let's become familiar with the directions. How many directions are there? 4 directions: north, south, this is east, and this is
वेस्ट। अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो आता है उसको क्या बोल देते हैं? नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट और साउथ के बीच में जो आता है उसको क्या बोल देते हैं? साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में जो आता है उसको बोलते हैं साउथ वेस्ट। एंड वेस्ट और नॉर्थ के बीच में जो आता है उसको बोल देते हैं नॉर्थ वेस्ट। तो देर आर मेजरली 8 डायरेक्शंस विच दे विल बी आस्किंग। तो ये पूरा रीजन नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा। अब ये नहीं कि एग्जैक्टली 45 डिग्री पे होना चाहिए। ठीक है। तो these are the major 8 directions which you have to deal with, because this is exact north, this is exact east, exact south and exact west, और इनके बीच वाले जो रीजन है वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन है। गॉट इट? क्लियर यहाँ तक? नाउ if we move further, suppose someone is facing north and he has to take a right turn, तो बहुत आसान हो जाता कि इस तरफ जाएगा। Now he has to take a right turn, इस तरफ जाएगा। So we can see if one has to take a right turn, he is moving in clockwise direction. तो right turn का मतलब क्या होता है? ये दिमाग में रख लो। That is clockwise direction. Clockwise direction. जब भी राइट टर्न लेना होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब घड़ी की सुई किस तरफ जाती है। ये 12 बज रहा है, मैंने बोला राइट टर्न, तो 12 बजे के बाद क्या बजता है? 3। तो राइट टर्न मतलब घड़ी की सुई के हिसाब से 3 बज रहे हैं। अब कितना बजेगा? 6। राइट टर्न। 6 बज रहे हैं, अब कितना बजेगा? सॉरी। सो अब यहां पे मान लो 6 बज रहे हैं, तो अब कितना बजेगा? 9, देन 12, देन 3, देन 6, देन 9, मीन्स 9, देन 12, देन 6, 3, देन 6। और इस तरीके से जैसे सुई घड़ी की टिक 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 ऐसे चलती है, उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। और जब भी राइट टर्न लेना होगा तो विल टेक केयर ऑफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दिमाग में क्लिक कर लो कि घड़ी की सुई किस तरफ जाती, उस तरफ हम चले जाएंगे। दैट विल बी क्लॉकवाइज। इज दैट क्लियर? एंड नाउ whenever they will talk about left turn, we will go anti clockwise। जब भी लेफ्ट टर्न की बात होगी तो हम क्या सोचेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। तो राइट टर्न के लिए क्लॉकवाइज और लेफ्ट टर्न के लिए एंटी क्लॉकवाइज। इज दैट क्लियर? तो अगर कोई बंदा इधर जा रहा है तो राइट टर्न, घड़ी की सुई यहां से किधर जाएगी? इधर। तो ये ऐसा हो जाएगा। यहां से किधर जाएगी? इधर। यहां से किधर जाएगी? इधर। यहां से इधर। तो दिस इज व्हाट? क्लॉकवाइज। ये सारे राइट टर्न है। अब मुझे अगर लेफ्ट टर्न लेना है, कोई बंदा इधर जा रहा है, तो वो किधर हो जाएगा? इधर। एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई में 12 के बाद क्या बजता है? 3। लेकिन हमें क्या बजाने हैं? 9। एंटी क्लॉकवाइज। माइनस है। इसके बाद 6। 9 से पहले क्या बजता है? तो क्लॉक के उल्टे डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं तो दैट इज नोन एज एंटी क्लॉकवाइज और दी लेफ्ट टर्न। तो अब अपने को खुद नहीं सोचना है मेरा राइट किधर है, उसका राइट किधर है, कुछ नहीं सोचना है। राइट टर्न मीन्स सुई किधर जाती घड़ी की वो इमेजिन कर लो, एंड यू विल बी एबल टू ट्रेस कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है। फर्दर इसमें जो क्वेश्चन आते हैं उसमें एक तो टर्न्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, एक डायरेक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, और एक और चीज इन्वॉल्व होती है दैट इज नोन एज पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? एनीवन जस्ट put it in the comment box if you know what is Pythagoras theorem. Pythagoras theorem क्या होती है देखते हैं। Someone is moving north and he has moved for 2 kilometers. Now he took a right turn, तो इधर चला जाएगा, and moved for another 2 kilometers. And now he took another 8 kilometers और 6। एक तो दिखना चाहिए, मतलब ऐसे ड्रॉ करो कि आपको दिखे। So this is 2, this is also 2, and then 6। अप्रोक्सीमेटली ऐसा लग रहा है कि चलो 6। Now
he has moved for another 4 kilometers after taking a right turn. तो what is his distance from the starting point? इस पॉइंट से वो डिस्टेंस कितनी है? तो जब ये डायरेक्ट डिस्टेंस पूछी जाती है, देन द पाइथागोरस कम्स इनटू पिक्चर. उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? टोटल वर्टिकल डिस्टेंस एंड टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड सो फार. कितना इसने वर्टिकल डिस्टेंस चला है और कितना हॉरिजॉन्टल. तो वर्टिकल डिस्टेंस पहले 2 चला और फिर 6 चला, तो टोटल कितना चल लिया? 8. हॉरिजॉन्टली पहले 2 चला और फिर 4 चला, तो टोटल कितना चल लिया? 6. तो द नेट डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस टू हिज ऑफिस, लेट्स से ही वाज गोइंग टू हिज ऑफिस, इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस वर्टिकल डिस्टेंस का स्क्वायर का अंडर रूट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, which is nothing but 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64 का अंडर रूट, दैट इज 10 यूनिट्स और 10 meters. Is that clear? So we can very easily apply Pythagoras theorem whenever they talk about the net distance or the actual distance. We take this direct distance irrespective of the turns. For that, we need the information of the horizontal distance covered and the vertical distance covered. दोनों चीजें साथ में चाहिए होती हैं, vertical as well as horizontal. Clear है? या फिर ऐसे देख सकते हो, vertical, horizontal. ठीक है, ये एक चीज जरूरी होती है. So now we can move to our first question and let us try to solve this. And this is a question based on shadows. And if there is a question based on shadows, you should be aware कि वो टाइम कौन से का जिक्र कर रहे हैं. सपोज इट इज मॉर्निंग. मॉर्निंग में शैडो किधर होती है? ईस्ट में. मॉर्निंग में शैडो किधर होती है? ईस्ट में होती है. तो अगर मॉर्निंग में शैडो ईस्ट में होती है या सन ईस्ट में होता है? मॉर्निंग में सन जो है वो ईस्ट में होता है बेटा. शैडो सन जहां आएगा उसके ऑपोजिट साइड शैडो होगी. ठीक है, तो हमें शैडो का कॉन्सेप्ट इस तरीके से ध्यान रखना है कि इट इज टू द ऑपोजिट साइड ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट. और लाइट क्या है? मेजरली दे टॉक अबाउट मॉर्निंग एंड इवनिंग. इट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट सन, एंड इन द मॉर्निंग द सन इज इन द ईस्ट, therefore the shadow will fall. Suppose this person is standing, so the shadow will fall in the west. And if they talk about evening, or I should write it like, if they are talking about evening, so the sun will be in the west, and sun is in the west. So suppose this person is standing, the shadow will fall in the east direction. So the shadow will be in east. So evening मतलब east, e से e relate कर लो, और morning मतलब west. मॉर्निंग को W से रिलेट कर लो, उल्टा M. M से M बस उल्टा हो गया, शेडो है इसलिए. ऐसे याद रख सकते हो. ठीक है, तो आगे बढ़े. समझ में आ गया? तो पहली चीज, शेडो कहाँ फॉल करेगी? जहां सोर्स ऑफ लाइट है. मॉर्निंग में सन ईस्ट में होता है तो शेडो वेस्ट में होगी. प्लीज कंफ्यूज मत होना, मॉर्निंग मतलब ईस्ट में शेडो होगी, नहीं. मॉर्निंग मतलब सन ईस्ट में तो शेडो वेस्ट में होगी. इवनिंग मतलब सन वेस्ट में तो शेडो ईस्ट में होगी. So let us come to the question again. One morning, A and B were talking to each other face to face at a crossing. If B's shadow was exactly to the left of A, suppose this is A and it is morning. अगर मॉर्निंग है तो A की शेडो किधर फॉल कर रही होगी? किसी की भी शेडो इस साइड फॉल कर रही होगी, चाहे A हो चाहे B हो. क्योंकि मॉर्निंग है तो सन कहाँ होगा? ईस्ट में. तो शेडो कहाँ फॉल करेगी? वेस्ट में. तो अगर ए बी को पॉइंट कर रहा है और ये ए का लेफ्ट है, तो ये ए का क्या होगा? राइट हैंड होगा. और अगर ए और बी दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं तो ये इसका लेफ्ट हैंड होगा और ये इसका राइट हैंड होगा.
इज दैट क्लियर? फिर से समझा देता हूं, एक बार और समझने की कोशिश कीजिए। ये ए है, अगर ये बी की तरफ देख रहा है और बी इसकी तरफ देख रहा है, अगर ये इसका राइट हैंड है तो ये इसका लेफ्ट हैंड होगा। तो अगर बी इसको देख रहा है तो ये इसका लेफ्ट हैंड होगा और ये इसका राइट हैंड होगा। और अब क्या दिया हुआ है, इफ बी शेडो वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ ए, और ए के लेफ्ट में शेडो आ रही है बी की, तो बी की शेडो ऑब्वियसली इसी तरफ आ रही होगी। अगर इसी तरफ आ रही है, ए का लेफ्ट है, तो ए की खुद की शेडो चाहे बी की शेडो, दोनों की शेडो किधर आ रही है, लेफ्ट में आ रही है। एंड इट्स मॉर्निंग, तो सन किधर है, ईस्ट में, तो शेडो किधर है, वेस्ट में। तो अगर ये ईस्ट है तो ये वेस्ट है, तो डेफिनेटली ये नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है। तो इन विच डायरेक्शन वॉज ए फेसिंग, तो ए किधर फेस कर रहा है, ए किधर फेस कर रहा है, ए इज फेसिंग नॉर्थ। ऑटोमेटिकली पता चल गया, क्योंकि शेडो हमेशा वेस्ट में आएगी। अब आप ए यहां बना लेते, सर आपको कैसे पता, तो ए इधर देख रहा है, ये ए का लेफ्ट है तो ये ए का राइट होगा। अब बी जो है वो ए को देख रहा है, तो ये बी का राइट होगा और ये बी का लेफ्ट होगा। बी की शेडो ए के लेफ्ट में आ रही है, तो सन इधर है, ऑब्वियसली सन के ऑपोजिट आ रही है, और सन किधर होता है, ईस्ट में। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। अगर ये ईस्ट है ये वेस्ट है, तो ये क्या बनेगा, नॉर्थ, और ये क्या बनेगा, साउथ। ईस्ट वेस्ट अगर चेंज हो गया तो नॉर्थ साउथ भी चेंज, तो स्टिल द आंसर रिमेन्स सेम, कहीं से भी कर लो। यू नीड टू जस्ट टेक केयर ऑफ कि भाई ईस्ट वेस्ट इंटरचेंज हुए तो नॉर्थ साउथ भी इंटरचेंज हो, नहीं, नॉर्थ साउथ अपनी जगह पर है, ईस्ट वेस्ट ने चेंज कर ली, इससे इसका क्या फर्क पड़ता है, नहीं नहीं, इट कम्स कंटिन्यूअसली। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? सो इस तरीके से वी कैन आंसर, सो ए इज फेसिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन। इज दैट क्लियर टू ऑल? यजत इज इन द ईस्ट ऑफ जैन, और ये कौन है अपना, ये येन है, तीसरा बंदा, देयर वाज एरर। सो यजत इज इन द ईस्ट ऑफ जैन विच इज इन द नॉर्थ ऑफ येन। ये जैन भाई साहब है, और इसके ईस्ट में, तो ईस्ट इस तरफ है, तो यहाँ पे यजत भैया खड़े हुए हैं। आप उस जोन से बाहर आ जाओ कि आपने कैसे भैया बोल दिया, अपन ब्लड रिलेशन नहीं सॉल्व कर रहे हैं, वहां पे ध्यान रखना होता है, यहाँ पे हम कुछ भी मान सकते हैं। सो यजत इज इन द ईस्ट ऑफ जैन विच इज इन द नॉर्थ ऑफ ये, नॉर्थ मतलब यहाँ पे कौन है, ये ना। इफ प्रथम इज इन द साउथ ऑफ जैन, प्रथम जो है वो जैन के साउथ में है। ओके, देन इन विच डायरेक्शन ऑफ यजत इज प्रथम, किसके रिस्पेक्ट में, ऑफ यजत, तो यजत के रिस्पेक्ट में, इस डायरेक्शन में। ये कौन सी डायरेक्शन होती है, ये डायरेक्शन कौन सी होती है, वेस्ट। ये कौन सी होती है, साउथ, सो दिस डायरेक्शन इज साउथ वेस्ट। सो द आंसर इज नन ऑफ दीज। इज दैट क्लियर? समझ में आया है ना? अब आप कहोगे सर आप कैसे पता, ये तो और नीचे, अरे कहीं भी हो, ये पूरा रीजन कोई सा भी एरो बने, ये पूरा रीजन क्या है, मैंने समझाया था अभी, साउथ वेस्ट। क्लियर टू ऑल? तो यजत वॉज इन द ईस्ट, इसके साउथ में येन है, जैन के साउथ में प्रथम है। तो प्रथम यजत के रिस्पेक्ट में कहा है, साउथ वेस्ट, क्योंकि वो वेस्ट है, नीचे साउथ है, तो साउथ वेस्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टेक अ पॉज, ट्राई टू आंसर, एंड देन कंटिन्यू वॉचिंग। इट शुड नॉट बी लाइक अरे फ्लो फ्लो में चलो तुम ही करवाते चलो, बताओ फटाफट। सो दिस वेराइटी इज नोन एज कि भाई कंपास जो है वो डिस्टर्ब हो गया है, खराब हो गया है। अगर कंपास खराब हो गया है तो क्या करेंगे, ठीक है, डिसरप्टेड कंपास, डिस्टॉर्टेड कंपास, कुछ भी कह सकते हो। तो इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, तो पहले एक्चुअल डायरेक्शन बना लेते हैं। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। सो साउथ ईस्ट becomes north, okay, and northeast becomes west, नॉर्थ ईस्ट ये आपका वेस्ट हो गया। तो यहां से यहां तक अगर मैं देखूं तो कितना रोटेशन हो गया, 135। यहां से यहां तक देखूं तो इसमें भी कितना हो गया, 135। तो दोनों ही चीजें 135 क्लॉकवाइज घूम गई हैं, बोलो, या एंटी क्लॉकवाइज भी देखूं तो एंटी क्लॉकवाइज कितना हो जाएगा,
एंटी क्लॉकवाइज अगर जाए तो कितना हो जाएगा, 225। तो दोनों ही चीजें एंटी क्लॉकवाइज 225 घूम गई या फिर क्लॉकवाइज 135 घूम गई है। अगर ये सारी डायरेक्शन क्लॉकवाइज घूम गई है तो सबके सब में ऐड 135 करके आंसर आएगा। तो उन्होंने पूछा क्या है, व्हाट विल वेस्ट बिकम। तो वेस्ट बेचारा, वेस्ट कहाँ था, यहाँ। अब यहां से कहां पहुंच जाएगा, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट। दिस इज नॉर्थ ईस्ट becomes west. Okay, okay, okay. I misinterpreted it. What is mentioned? If southeast becomes north, this is north, this is south, this is east, and this is west. So if southeast, this becomes north, this is the new north. ये north हो गया. Okay. Northeast becomes west, northeast becomes west. West यहाँ shift हो गया. This is west. तो what will west become? तो west यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन शिफ्ट हो जाएगी, तो ये देखो यहाँ कौन सी डायरेक्शन आ गई, ये वाली। तो यहां तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -135। एक्चुअल डायरेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर कंपास को चेक करना है तो अभी जो वेस्ट दिखा रहा है वो एक्चुअली -135 करेंगे तो यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन होती है एक्चुअली, यहाँ पे होती है साउथ ईस्ट। ये 135 क्लॉकवाइज मूव करके कहाँ पहुंच गई होगी, वेस्ट में। तो एक्चुअली जो अभी वेस्ट है वो एक्चुअल ज्योग्राफिकल कंपास का क्या होगा, तो इट वाज साउथ ईस्ट। तो वेस्ट क्या बन जाएगा, southeast. So the answer is third, that is southeast. ये 135 मूव किया, ये 135 मूव किया, तो इसको अगर 135 मूव करा दे तो ये वेस्ट बन जाएगा। सो व्हाट बिकम्स वेस्ट, साउथ ईस्ट बिकम्स वेस्ट। क्योंकि इस डिस्टर्ब्ड कंपास में या डिस्टॉर्टेड कंपास में सारी चीजें 135 रोटेट कर गई हैं इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर, क्लियर टू ऑल, ओके। So, with this, we can move to the next question. And here we go. Please read it quickly. Abhay walks 5 kilometers towards south. ये कोई स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं। यहां से अबे moves how many kilometer, 5 kilometer towards south and then turns to the right. अब इसका अगर राइट लेना है, राइट लेना है मतलब क्लॉकवाइज जा रहा है ना, तो सुई किधर जाएगी, 9 बजाएगी, तो इधर राइट टर्न हो जाएगा। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर, इसने यहाँ पे कितना चला, चलो 3 किलोमीटर ही चला। ही टर्न्स टू द लेफ्ट, लेफ्ट मतलब 9 के बाद वैसे तो घड़ी में 12 बजते हैं लेकिन लेफ्ट जा रहा है तो इसलिए वापस से 6 बजा दो। एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर चला यहाँ पे। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट था तो यहां से ये कौन सी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन कौन सी है बेटा, वेस्ट। ये कौन सी है, साउथ। तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी, साउथ वेस्ट। सो इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, साउथ वेस्ट। और यहीं पे अगर मैं डिस्टेंस पूछ लेता तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस या वर्टिकल डिस्टेंस कितना चला है, 5 और 5 10। तो वर्टिकल डिस्टेंस 10 चला है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना चला है, 3। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाता, 10 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज 109 का अंडर रूट। दैट विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट। अगर डिस्टेंस भी पूछा होता तो वो भी अपन निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो वी हैव ट्राइड टू कवर ऑल दी वेराइटीज विच कम्स इन डायरेक्शन, related to direction, related to Pythagoras, related to distorted compass, related to shadow. अब आपका काम क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी है। वन मोर क्वेश्चन टू गो। Sanjana put her timepiece on a table in such a way that 6 p.m. at 6 p.m. hour, our hand points to the north. 6 बजे आर हैंड नॉर्थ को पॉइंट कर रहा है, तो 6 बजे सिचुएशन क्या होगी। एक्चुअली अगर घड़ी ड्रॉ करें तो यहाँ 6 बजते हैं, तो ये आपका आर हैंड इसकी तरफ होता है और मिनट हैंड इसकी तरफ होता है। मिनट हैंड ऑपोजिट होता है, यही सिचुएशन होती है 6 बजे। और सुंदर घड़ी बना के दिखा देता हूं। अवॉइड माई ड्रॉइंग स्किल्स, ओके। दिस इज 6, दिस इज द सेंटर, दिस इज योर आर हैंड। आर हैंड थोड़ा सा थिक बना लेते हैं। दिस इज योर मिनट हैंड एंड दिस इज 12। ऐसे ही होता है अगर ये सेंटर है तो, है ना।
अब उसने बोला कि ये टेबल पे रखा हुआ है एंड इट इज पॉइंटिंग नॉर्थ, तो ऑब्वियसली घड़ी कैसी रखी हुई है, उसका सिक्स जो है वो नॉर्थ को फेस कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, साउथ। नॉर्थ और साउथ इंटरचेंज हुए तो ये क्या हो जाएगा, वेस्ट, और ये क्या हो जाएगा, ईस्ट। अब पूछा क्या है, इन विच डायरेक्शन द मिनट हैंड विल पॉइंट एट 9:15। अच्छा 9:15 पे क्या होगा, ये 6 है तो ये 9 के आसपास होगा आर हैंड, और मिनट हैंड ऑब्वियसली इस तरफ फेस कर रहा होगा 3 को। 9:15, 15 मिनट्स कब होते हैं, जब मिनट हैंड किसको पॉइंट करे, 3 को, और 3 कहाँ है, किस में लाई कर रहा है, किस डायरेक्शन में, वेस्ट में। सो द आंसर इज वेस्ट। वी कैन टेक एंड मूव फॉरवर्ड। इज दैट क्लियर, क्लियर टू ऑल, समझ में आ गया सबको, ठीक है, आगे बढ़े। So with this, I would like to take your leave. Keep liking, sharing, and subscribing. And do let us know in the comment box whether you are able to solve these questions or question based on these types. And also put your queries or your doubts, whatever you have, so that we can get back to you. Thank you. Have a nice day.